मूवी की शुरुआत एक सबमरीन से होती है जिसमें 44 नेवी सोल्जर्स मिशन के बाद वापस बेस लौट रहे थे। सोल्जर्स अपने कमांडर कैंग को छोटा सा बर्थडे सरप्राइज देते हैं। इनके बीच खूब खुशी का माहौल था, लेकिन इनकी ये खुशी पल दो पल की ही थी क्योंकि एकदम से इनकी सबमरीन के करीब एक टॉर्पेडो आने लगा जिसको सबमरीन को हिट करने से रोकने में सब सोल्जर्स में हलचल मच गई। सब अलग अलग तरीकों से एक ऐसी बला को रोकने में लग गए जो किसी इंसान ने भेजी थी। वो मिसाइल बहुत तेजी से इनकी ओर बढ़ता रहा, लेकिन सबने किसी तरह उस आफत को सबमरीन तबाह करने से तो रोक लिया, मगर इनकी सबमरीन कहीं समुद्र में ही खो गई और सबकी जिंदगियां दांव पे लग गईं। यहीं ये सीन कट हो जाता है। फिर एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कैंग इस हादसे को एक साल हो जाने पे सबके सामने स्पीच देने आता है, जिस हादसे में 44 सोल्जर्स में से 22 दुनिया से चले गए थे। मीडिया के सामने यही रखा जाता है कि टॉर्पेडो की वजह से 22 लोगों की जख्मी होकर मौत हो गई। कैंग भी आज काफी उदास था। वहाँ से जाते हुए कैंग को एक गुमनाम आदमी की कॉल आती है जो बोलता है कि उसने शहर में 2 जगह बॉम्ब लगाए हैं, एक बच्चों के प्लेग्राउंड में तो दूसरा सबमरीन इंसिडेंट के सर्वाइविंग मेंबर के घर में। अब ये उस पे है कि वो किसको बचाता है, क्योंकि वो डेसिबल बॉम्ब्स हैं जो साउंड पे चलते हैं। मतलब जैसे ही आसपास शोर होकर आवाज 100 डेसिबल से ऊपर जाएगी, वो बॉम्ब एक्टिवेट होकर ब्लास्ट हो जाएगा। कैंग जैसे इसको प्रैंक कॉल समझ के काटता है, उधर सर्वाइविंग मेंबर के घर में धमाका हो जाता है। मीडिया इस अचानक वाक़ये पे काफी घबरा जाती है। एक डिफेंस सिक्योरिटी कमांड एजेंट चा सबमरीन वाले हादसे की जड़ तक पहुंचने के लिए जतन और गौर करता रहता है। चा को कैंग की बात पे विश्वास न होता कि उन सोल्जर्स की मौत टॉर्पेडो से हुई, तभी वो कैंग के ऊपर एक आग की नजर रखता है ताकि पूरी तरह असलियत जान सके। सेरेमनी के बाद भी चा कैंग से सवाल करने आता है, मगर कैंग उसे बात करे बगैर वहाँ से निकल जाता है। कैंग को जब न्यूज से कहीं धमाके की खबर होती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, मानो कोई ऐसा राज हो जिस बोझ को वो दिल में छुपाए घबराए बैठा हो। कैंग फौरन एजेंट चा को कॉल करके पूछता है कि क्या ये धमाका उस सोल्जर के घर में हुआ है। चा हाँ तो कर देता है, लेकिन अब उसका शक कैंग पे मजीद बढ़ जाता है क्योंकि अभी तक धमाके की लोकेशन हायर ऑफिशियल्स के अलावा किसी को भी पता नहीं थी, न ही फिलहाल मीडिया में आई थी। तो कैंग को ये सब कैसे पता? कैंग को दोबारा उस आदमी की कॉल आती है जो उसके दूसरे बॉम्ब की लोकेशन बताता है। वो गुमनाम आदमी उस बॉम्ब का नाम टॉर्पेडो 2 रखता है। वो बॉम्ब एक स्टेडियम में लगाया गया था जहाँ 50,000 लोग फुटबॉल मैच देखने मौजूद थे। इतने सारे लोगों की जान खतरे में देख के कैंग, जिसको उस आदमी ने पुलिस और बाकी लोगों से मदद लेने से मना किया था, फौरन स्टेडियम के लिए निकल जाता है। स्टेडियम में एक जर्नलिस्ट डेओ अपने बेटे के साथ मैच देखने आया होता है। उसकी वाइफ शहर के बुरे हालात देखते हुए वापस लौटने को कहती है। डेओ से बात कर रहा होता है और खाना लेने बाहर आता है, तभी जल्दी जल्दी में कैंग से टकरा जाता है। नेवी के इतने बड़े ऑफिसर को उधर देख के डेओ काफी हैरान हो जाता है। कैंग उसी आदमी से बॉम्ब की बात कर रहा होता है जो किसी तरह डेओ के कान में पड़ जाती है, जिसके बाद डेओ कैंग के पीछे लग जाता है और उस पे सवालों की बारिश कर देता है और उससे सवाल करने लगता है क्योंकि उसको अपने बेटे की भी बहुत फिक्र थी। कैंग कुछ कहे बगैर बस उसको कुछ लम्हों के लिए स्टेडियम में मौजूद लोगों का किसी तरह से ध्यान भटकाने का कहता है। डेओ समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है, मगर वो बड़े फनी तरीके से अपना फेस शर्ट से कवर करके ग्राउंड में आकर कुछ देर उल्टी सीधी हरकतें करता लोगों का ध्यान भटकाता है। दरअसल कैंग ने डेओ को ऐसा करने का कहा ताकि कोई गोल होने पर लोग शोर न मचाएं। कैंग जब तक वीआईपी एरिया में पहुंच के बॉम्ब को ढूंढ निकालता है जो कि एक फिश टैंक में था। डेओ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता और अचानक गोल होने पे स्टेडियम में शोर मचते ही वो बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। उस एरिया में सबमरीन के केस को हैंडल करने वाले ऑफिशियल्स बैठे थे। वो सब तो उठ के भाग जाते हैं, मगर एक बच्चा पीछे रह जाता है जिसको कैंग अपनी जिंदगी की परवाह करे बगैर बचा लेता है, जिसपे वो खुद भी जख्मी हो जाता है। मगर कैंग की फुर्ती की वजह से किसी की जान नहीं जाती। स्टेडियम में वावेला मच जाता है। कैंग के पास दोबारा उसी गुमनाम शख्स की कॉल आती है क्योंकि वो तो अपने कारनामे से बड़ा खुश था और खेल में आगे आगे था। कैंग के सब्र को आजमाने के लिए वही आदमी उसकी बेटी सियोल को किडनैप करके एक काली वैन में रख के उसके बच्चे कैंग को भेजता है, जिस आदमी के मुताबिक स्टेडियम के इर्द गिर्द ही मौजूद थी। कैंग को एक के बाद एक झटके लग रहे थे जिनसे संभलने से पहले ही दूसरी मुसीबत टपक जाती थी। डेओ अब कैंग का पीछा ही नहीं छोड़ता और उसको मामला बताने का कहता है। कैंग फिलहाल तो डेओ से मदद मांगता है कि वो उस काली वैन को ढूंढे। जैसे ही डेओ को वैन मिलती है, वो सियोल को बचाने में जज्बाती होकर उसका गेट खोलने लगता है। पीछे से उस आदमी की चाल समझ के कैंग आवाज लगाकर डेओ को रोकने की कोशिश करता है, मगर तब तक वैन का दरवाजा डेओ खोल चुका था, जिसके बाद उस वैन में धमाका हो जाता है। वैन तो खाली थी, मगर डेओ बहुत
बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कैंग समझ गया था कि वो आदमी कच्ची गोलियां तो नहीं खेल रहा है बल्कि एक ऐसा माया जाल बिछा के बैठा है जिसकी उसने बहुत प्लानिंग की हुई है। किलर कैंग को कॉल पे दूसरे बॉम्ब्स की लोकेशन बताता है जो थे टॉर्पेडो 3 और टॉर्पेडो 4। टॉर्पेडो 3 वही बॉम्ब था जो बच्चों के प्लेग्राउंड में लगाया गया था और किलर के मुताबिक टॉर्पेडो 4 कोरिया के सबसे बड़े स्विमिंग पार्क में मौजूद था। कैंग की वाइफ जैंग नेवी की बॉम्ब डिफ्यूजिंग सर्जेंट होती है। वो प्लेग्राउंड में मौजूद बॉम्ब को डिफ्यूज करने में लग जाती है। उधर कैंग डेव की गाड़ी लेकर वाटर पार्क जाने लगता है मगर डेव कौन सा उसका पीछा छोड़ने वाला था। डेव भी उसके साथ जाने की जिद करता है और रास्ते में सारा मामले पे रोशनी डलवाता है। इस डेव की मिसाल एक अनजान दोस्त जैसी थी जिसको आसपास की खबर हुए बगैर बस कैंग की मदद करने की ही सोची हुई थी। ये दोनों पार्क पहुंच जाते हैं। डेव सारे स्विमर को पूल से हटवाता है और कैंग पूल में डाइव करके बॉम्ब को ढूंढता है। किलर के मुताबिक उनमें से एक बॉम्ब नकली था। जंग वक्त खत्म होने के आखिरी मोड़ पे उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देती है मगर किलर बड़ी चालाकी से फोन करवा कर सारे स्विमर को पूल में भिजवा देता है। कैंग समझता है कि अब कोई चारा नहीं, तभी वो खुद की कुर्बानी देने के लिए उस बॉम्ब को अपनी बॉडी से कवर कर लेता है। जैसे ही टाइमर खत्म होता है दोनों जगह बॉम्ब में एक्सप्लोजन की आवाज आती है मगर बॉम्ब फटते नहीं है। कैंग और जंग उस बॉम्ब में लगी डिवाइस एक दूसरे से अचानक राब्ते में आ जाते हैं जो किलर ने सेट किया था। अचानक प्लेग्राउंड वाला बॉम्ब दोबारा टिक टिक करने लगता है। जंग उसको देख के घबरा जाती है क्योंकि असल में प्लेग्राउंड वाला बॉम्ब भी असली था और किलर चाहता था कि कैंग भी अपनी वाइफ को मरते हुए सुने। कैंग जंग को फौरन वहाँ से हटने का कहता है मगर किलर जब बीच में सियोल की जिंदगी की बात लाता है तो जंग अपने घुटने टेक देती है क्योंकि किलर के मुताबिक या तो जंग चुपचाप वहाँ ब्लास्ट होने तक रुके या फिर सियोल की मौत को देखे। धमाके में जंग बच तो जाती है क्योंकि उसने बॉम्ब प्रोटेक्टिंग सूट पहना था लेकिन बुरी चोटों पे हॉस्पिटलाइज्ड हो जाती है। कैंग बहुत बेबस हो जाता है क्योंकि एक तरफ उसकी वाइफ जंग और सियोल थी और दूसरी तरफ उसके लोगों को बचाने की जिम्मेदारी। जंग को खोज के दौरान कुछ लोगों पे शक होता है। उनमें से एक आदमी टाई का भाई सॉन्ग होता है जो उस हादसे में बच गया था लेकिन उस पे अपने भाई टाई और बाकी लोगों की मौत का कुछ ज्यादा ही बुरा असर हुआ था। यहाँ तक एक वीडियो में उसने इन सबका जिम्मेदार कैंग को ठहराया था। जा उस हॉस्पिटल पे आता है जिधर जंग एडमिट थी। किलर आखिरकार कैंग को कॉल करके अपनी पहचान रिवील कर देता है। वो सॉन्ग ही होता है जो सबमरीन में कैप्टन था और काफी तेज दिमाग था और उसका अंदाजा इसके डिजाइन किए बॉम्ब से हो जाता है। अब कैंग को ये जान के बहुत दुख होता है कि उसी का एक सोल्जर इन सब के पीछे है। इससे पहले कि कैंग कुछ कर पाता या कुछ आगे की सोचता, सॉन्ग बड़ी महारत से हॉस्पिटल में से जंग को डॉक्टर बन के किडनैप करके फुर हो जाता है। जो उधर उसी को पकड़ने आया था उसके पीछे आता है मगर हाथ मलता रह जाता है। सॉन्ग को जाने हॉस्पिटल में देखकर अपने आदमी को चौकन्ना कर दिया था मगर सॉन्ग ने उस आदमी को एलिवेटर में ही मौत के घाट उतार दिया था। आखिर सॉन्ग कैंग के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गया था जबकि एक वक्त में ये सब साथ हुआ करते थे। सॉन्ग कैंग को उस हादसे में सारे मरे हुए सोल्जर्स का कातिल समझता था। सॉन्ग सियोल पे जो पहले उसके कब्जे में थी ऊपर बॉम्ब लगा कर एक कैफे में छोड़ देता है। डेव किसी तरह उस कैफे में पहुंच के सियोल को ढूंढ लेता है क्योंकि डेव एक जर्नलिस्ट है तो मामले की तह पे पहुंचना इसकी भी खासियत है मगर सियोल की कुर्सी को बॉम्ब से अटैच देकर कुछ कर नहीं पाता। सॉन्ग ने एक बिल्कुल ऐसा बॉम्ब जंग पे फिट करके उसको एक कार में रखा हुआ था। इन दोनों बॉम्ब्स की खासियत थी कि अगर इनमें से कोई एक फटा तो दूसरा भी अपने आप कनेक्शन से फट जाएगा लेकिन अगर इनमें से कोई एक भी डिफ्यूज हो जाता है तो उसको फौरन दूसरे के करीब लाना पड़ेगा वरना अंत फिर भी दोनों का होगा। अब सॉन्ग खुद एक बॉम्ब वेस्ट पहने हुए नेवी के बड़े बड़े ऑफिशियल्स की सेरेमनी में आता है जिधर वो माइक उठाकर सबको कातिल और गद्दार बोलता है क्योंकि सब ने हादसे के बाद सोल्जर्स की मौत की असली वजह पे पर्दा डाला था। जब कैंग हक्का बक्का वहाँ आता है तो सॉन्ग उसको पहले सल्यूट करता है और फिर से लील। अब इधर ये दोनों आमने सामने हो जाते हैं। सॉन्ग कैंग को कुछ पुरानी बातों पे गौर करने का कहता है। कैंग एक फ्लैशबैक में चला जाता है। यहाँ हमें पता लगता है कि उस दिन उन सोल्जर्स की मौत किसी टॉर्पेडो से जख्मी होकर नहीं हुई थी बल्कि कैंग एक मुश्किल फैसले से हुई थी। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब टॉर्पेडो की वजह से इनके सबमरीन का कंट्रोल खो गया था और वो समुद्र की गहराइयों में नीचे चली गई थी तो खराब समुद्री मौसम होने की वजह से ये लोग बुरी तरह फंस चुके थे क्योंकि इनकी तरफ कोई रेस्क्यू टीम भी 14 दिन तक नहीं आ सकती थी। 44 लोगों के साथ सबमरीन का ऑक्सीजन बस 5-6 दिन चल सकता था। तभी कमांडो होने की वजह से कैंग ने सर्जेंट वू के साथ मिलकर यही फैसला लिया था कि 44 लोगों के मरने से बेहतर है कि कुछ लोग अपनी कुर्बानी देकर बाकियों को बचा ले। इस फैसले पे सॉन्ग ने बहुत एतराज किया था क्योंकि उसके मुताबिक सबका जीना और मरना बिल्कुल साथ होना चाहिए था। ईमानदारी से फैसला लेने के लिए कैंग ने टाई के दी स्कार्फ की 22 छोटी डोरियां और 22 लंबी डोरियां काटकर अपने हाथ में पकड़ के सबको
को एक एक चुनने के लिए कहा था कि जिनके हिस्से में लंबी डोरी आई वो जिंदा रहेंगे और जिनके हिस्से में छोटी डोरी आई वो अपनी कुर्बानी देंगे। सॉन्ग के हिस्से में तो लंबी डोरी आ गई थी, मगर बदकिस्मती से टाई के हाथ छोटी डोरी लगी थी। सॉन्ग ने कैंग की बहुत मिन्नतें की थी कि टाई की डोरी वो अपनी डोरी से बदलना चाहता है, मगर ना टाई चाहता था कि सॉन्ग उसकी जगह मरे और ना ही कैंग अपने ऑर्डर्स की खिलाफवर्जी करना चाहता था, क्योंकि वो वक्त सबके ऊपर पहले एक बहुत बड़ी आफत था। सॉन्ग की बदतमीजी और जिद करने की वजह से कैंग ने उसको अलग बंद करवा दिया था। इस तरह वो 22 सोल्जर्स मौत के घाट रफ्ता रफ्ता उतर गए थे, यहाँ तक कि वो ने भी अपनी कुर्बानी कैंग के लिए दे दी थी, जबकि कैंग तो खुद ये चाहता था कि वो बच जाए और कैंग मर जाए, क्योंकि आखिरी में ये दोनों ही डोरी चुनने से रह गए थे। अब प्रेजेंट में कैंग सॉन्ग की बात मानकर उसको टाई की जगह बचाने पर पछतावे का इजहार करता है कि काश उसने टाई को बचाया होता, क्योंकि सॉन्ग तो बदले में बिल्कुल अंधा हो चुका था। सॉन्ग को बॉम्ब ब्लास्ट से रोकने के लिए वहाँ कुछ लोग आते हैं, मगर अंदर एंटर होने से पहले ही सॉन्ग उनकी गाड़ियों में भी धमाका करवा देता है। जब सॉन्ग कैंग को बताता है कि उसने सेओल और जैंग को जिंदगी मौत के बीच लड़ने छोड़ दिया है, तो कैंग अपना आपा खो के सॉन्ग से मारपीट करता है। कैंग सॉन्ग के चाकू से उस पर वार करते करते रुक जाता है, मगर सॉन्ग उस चाकू को छीन के कैंग को घोंपने लगता है। पीछे से अपनी बंदूक से सॉन्ग को मारने लगता है। कैंग उसको मना करता है, मगर तब तक वो गोली सीधा सॉन्ग के दिल में आकर लगती है। मरने से पहले सॉन्ग को अपने छोटे भाई टाई की रोती शक्ल दिखती है, जो उसके सामने मरने चला गया था। वक्त जाया किए बगैर कैंग बिल्डिंग पे से छलांग लगाते हुए एक कार के ऊपर गिरते पड़ते उस गाड़ी के पास पहुंचता है जिसमें जैंग पे बॉम्ब लगे हुए थे। जिस बीच काफी लोग कैंग को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसने सॉन्ग वाली बॉम्ब जैकेट भी खुद पहन ली थी, क्योंकि सॉन्ग के मुताबिक उस जैकेट की मदद से ही वो बॉम्ब डिफ्यूज हो सकते थे। कैंग जैंग वाला बॉम्ब डिफ्यूज करने में कामयाब हो जाता है। अब बारी थी उस बॉम्ब को जल्द अज जल्द सेओल के नजदीक ले जाने की, वरना वो दोनों बॉम्ब एक साथ फटकर तबाही मचा देते। कैंग गाड़ी भगाता कैफे का शीशा तोड़ते हुए जब उधर आता है तो सेओल वाले बॉम्ब को फटने में बस 3 सेकंड बाकी थे, मगर ये उससे कोई जान पहचान न होने के बावजूद भी उसके साथ साया बनकर अपनी जान गंवाने खुशी खुशी उधर मौजूद था। दोनों बॉम्ब्स के नजदीक आते ही सेओल वाले बॉम्ब का भी टाइमर बंद होकर बड़ी तबाही होने से रोक लेता है। इस तरह सब ठीक हो जाता है, लेकिन कैंग मीडिया के सामने उस इंसिडेंट की सच्चाई बता देता है कि उसने ये सब इसीलिए किया ताकि कुछ लोग जिंदा रह जाएं। मगर उसे इस बात का पछतावा है, क्योंकि सैंग के बदले ने उसको इस बात का एहसास दिलवाया कि ये बात और सोल्जर्स की कुर्बानी उन्हें सबके सामने सच सच लानी चाहिए थी, न कि नेवी के ऑफिशियल्स की दबाव में आकर झूठ का सहारा लेना चाहिए था, जिसका अफसोस उसको हमेशा रहा है। इसके बाद हमें ग्रेवयार्ड का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कैंग मरे हुए सोल्जर्स की कब्रों पे फूल चढ़ाता है और अपनी खुशी की पल याद करता है, जिधर सॉन्ग, टाई और कैंग मिलजुल के पिक्स ले रहे थे। किसी को पता नहीं था कि आने वाले कुछ दिन इनकी जिंदगियों में क्या तबाही लाएंगे। एंड में नेवी के और बंदे आकर उनको सबको सैल्यूट करते हैं और उनकी कुर्बानियों को सराहते हैं। यहाँ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है, जिससे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि बदले का जुनून एक अच्छे भले इंसान को बहुत बड़े बड़े फैसले लेने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि तब उसको अपनी जान से ज्यादा सच्चाई सामने लाने की पड़ी होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।